आज बीए पार्ट थर्ड ईयर ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लासें शुरू की जा रही हैं। तो सबसे पहले बीए पार्ट थर्ड ईयर के अंतर्गत दो बुकें हैं ज्योग्राफी की। पहली बुक है आपकी विश्व का भूगोल और दूसरी बुक है आपकी भारत का भूगोल। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दो बुकें हैं आपके सिलेबस में। वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो राइटर हैं वो हमारे हैं BC जाट साहब, और जो हमारी इंडियन ज्योग्राफी है उसके राइटर हैं डॉक्टर BC जाट, डॉक्टर सुरेश बंसल, डॉक्टर RC तिवारी। ये दोनों बुकें आपके जो है सिलेबस के अंतर्गत रखी गई हैं। सबसे पहले आज हम इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर चर्चाएं करेंगे। ये इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, आज इंडियन ज्योग्राफी का आज हम परिचय देखेंगे। सबसे पहले परिचय देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो हम सब इस बात से परिचित हैं कि भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित देश है जो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी अगर स्थिति की बात करते हैं तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की यदि हम स्थिति की अगर बात करते हैं तो भारत एशिया महाद्वीप में तथा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भारत का क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर विश्व स्तर से अगर हम भारत की अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भारत संपूर्ण विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है, जिसमें सबसे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो आपका रूस है, और 7वें नंबर का जो देश है वो आपका भारत है। इस तरह से भारत जो 2,32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो विश्व के 2.43% क्षेत्र पर फैला हुआ है। विश्व के 2.4% भाग पर फैला हुआ है। ये विश्व के 2.4% भाग पर फैला हुआ है। अगर हम इसकी अक्षांशीय स्थिति की बात करते हैं तो अक्षांश स्थिति भारत का मुख्य भूमि की अगर हम बात करते हैं तो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होता है और 68 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अगर भारत के अक्षांशीय स्थिति को देखते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 68 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश स्थित है।
भारत के अगर हम द्वीपीय भूमियों के साथ अगर अक्षांशीय स्थिति देखते हैं तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट की अक्षांशीय स्थिति 6 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होती है और 68 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश तक मानी जाती है। अगर इसके देशांतरीय विस्तार की अगर बात करते हैं, देशांतर विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो भारत के अंतर्गत देशांतरीय विस्तार अक्षांशीय स्थिति के अंतर्गत अगर हम बात देखें तो भारत जो है उसके 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। अगर हम इसके अक्षांशीय स्थिति में एक बात करते हैं तो अक्षांशीय स्थिति के अंतर्गत इसके बीचों बीच में से 23.5 डिग्री की कर्क रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। इसलिए इस स्थिति को देखते हुए हम कह सकते हैं कि भारत जो है उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में रखा गया है और उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में रखे जाने के कारण भारत की जलवायु भी उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मानसूनी प्रकार की जलवायु कही जाती है। अक्षांशीय स्थिति कर्क रेखा का मध्य भाग में से होकर गुजरना, कर्क रेखा मध्य भाग में होकर गुजरती है। इसकी अगर हम आगे बात करते हैं तो भारत के 4 ऐसे बिंदु हैं जो भारत के इन चारों बिंदुओं की अगर हम बात करते हैं तो भारत की अगर मैप की अगर हम बात करें तो इस भारत के मैप के अंतर्गत तो इसकी उत्तर और इसकी ये दक्षिण, इसका उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, इसका दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट तथा दक्षिण बिंदु आपका कन्या कुमारी। ये दक्षिणतम है, ये दक्षिण है। इसी तरह से इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये इसका ये पूर्वी भाग है, ये इसका अगर हम बात करते हैं तो ये इसका पश्चिमी छोर है, ये इसका उत्तरी छोर है, ये इसका दक्षिणी छोर है। सर्क्रिक क्षेत्र गौर माता बिंदु जो इसका पश्चिमी छोर कहलाता है, गौर माता, गौर मोता, और आपका किबिथु अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत किबिथु, ये इसका पूर्वी बिंदु कहलाता है, ये इसका पश्चिमी बिंदु कहलाता है, ये इसका उत्तरी बिंदु है और ये इसका दक्षिणी बिंदु है। इस तरह से भारत के अंतर्गत उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी तथा पश्चिमी चारों भागों में चारों बिंदु स्थित हैं। अगर हम भारत की उत्तर से अगर दक्षिण की बात करते हैं तो इसकी लंबाई जो है 32-14 और इसकी अगर चौड़ाई की बात करते हैं तो 29-33। ये इसकी लंबाई और चौड़ाई है कि भारत का उत्तरी और दक्षिणी बिंदु 3214 किलोमीटर लंबा है तथा भारत के पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो हमारी 2933 किलोमीटर मानी जाती है।
इसका क्षेत्रफल की हमने बात करी थी तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भारत का कुल क्षेत्रफल है। भारत की अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति के बाद में भारत के प्रमुख ये 4 बिंदु हैं, जिनके अंतर्गत उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु आपके सामने मैप में रखे गए हैं। भारत की सबसे ज़्यादा या सबसे लंबी जो सीमा है भारत की स्थलीय, अगर हम सीमा की बात करते हैं, स्थलीय अगर सीमा की बात करते हैं तो स्थलीय सीमा जो है सबसे ज़्यादा किस देश के साथ जुड़ी हुई है, तो वो हमारी बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है। बात करते हैं आगे हम भारत की अगर कुल स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो 15,200 वर्ग किलोमीटर जो है 15,200 किलोमीटर भारत की कुल स्थलीय सीमा है, जिसके अंतर्गत से अगर हम इसके द्वीपों को इसके अंतर्गत ऐड करते हैं तो इनके द्वीप समेत इसकी जो कुल लंबाई है, मुक्त भूमि की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर तथा द्वीपों को जोड़ने के बाद इसकी कुल लंबाई हो जाती है 7,516.6 किलोमीटर दूरी जो है लंबाई मानी जाती है। भारत की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी भारत की जो स्थलीय जो सीमा है वो सर्वाधिक किससे जुड़ी हुई है? स्थल सीमा, स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ जो देश है वो आपका है सर्वाधिक बांग्लादेश। बांग्लादेश लगभग 4,000 किलोमीटर लंबी इसकी जो है स्थलीय सीमा हमारे देश के साथ जुड़ी हुई है तथा ये सबसे अधिक है, सबसे अधिक और सबसे कम जो स्थलीय सीमा जुड़ी हुई है वो हमारी अफ़गानिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। स्थलीय सीमा सबसे कम या जिसको हम कह सकते हैं न्यूनतम वो हमारी अफ़गान के साथ जुड़ी हुई है। अफ़गानिस्तान के साथ जुड़ी हुई है लगभग 106 किलोमीटर जो है हमारी स्थलीय सीमा जुड़ी हुई है। भारत के जो हमारे पड़ोसी जो देश हैं उन पड़ोसी देशों के साथ स्थलीय जो सीमा है, जिसका सर्वाधिक स्थलीय सीमा का जो विस्तार है वो बांग्लादेश के साथ है, दूसरे नंबर पे चीन के साथ है। इस तरह से इसकी न्यूनतम जो सीमा है वो अफ़गानिस्तान के साथ जुड़ी हुई है, लगभग 100 किलोमीटर या 106 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। भारत के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो भारत के अंतर्गत अगर स्थिति को अगर हम देखें तो भारत के अंतर्गत एक तरफ बंगाल की खाड़ी, दूसरी तरफ अरेबियन सी है, नीचे दक्षिण में इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये तीनों तरफ से जल से घिरे होने के कारण इसे हमने एक प्रायद्वीप की संज्ञा दी है और भारत को हमने विशालता के आधार पर एक उप महाद्वीप की भी संज्ञा प्रदान की है। भारत में अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति जो यहाँ की जो हमारी जलवायु है उसको प्रभावित करती है। तो भारत की अगर हम जलवायु की बात करते हैं, भारत की जो जलवायु है वो हमारी मानसूनी जलवायु है। भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की जलवायु है, मानसूनी प्रकार की जलवायु है। भारत के अंतर्गत भारत जो है उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत स्थित है।
भारत उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध के अंदर आता है। भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की जलवायु है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उन पड़ोसी देशों के साथ भारत स्थलीय सीमा का निर्माण करता है। इसमें सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगभग 4000 किलोमीटर तथा सबसे कम सीमा अफ़गानिस्तान के साथ 100 किलोमीटर 106 किलोमीटर लगभग 100 या 106 किलोमीटर इसकी जो है स्थलीय सीमा इससे जुड़ी हुई। भारत के अंतर्गत सबसे पहले अगर हम इसकी जियोमॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो भारत के जो सबसे पहले अगर इसकी जियोमॉर्फोलॉजी के आधार पे या हम इसके कह सकते हैं भू-आकृति के आधार पर हम बात करें तो भारत के अंतर्गत भारत में इसकी भू-आकृति के आधार पर चार बड़े भाग इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। पहला बड़ा भाग उत्तर में हिमालय, हिमालय पर्वत श्रृंखला पर्वतमाला, मध्य गंगा का मैदान या फिर आता है मैदानी भाग, फिर इसमें आता है पठारी भाग और चौथा आता है तटीय क्षेत्र एवं द्वीप समूह। अगर हम भारत के मैप पे अगर गौर करते हैं तो इसके अंतर्गत ये आपका पर्वतीय भाग, पर्वतीय क्षेत्र, ये मैदानी भाग और ये आपका पठारी भाग और ये आपका तटीय भाग। इस तरह से भारत के अंतर्गत ये चार बड़े क्षेत्र, उत्तर में पर्वतीय भाग, मध्य में मैदानी भाग, दक्षिण में पठारी भाग और तटीय भाग और आपके द्वीप समूह जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह स्थित हैं। भारत एशिया के अगर मैप पे अगर भारत की स्थिति देखी जाए तो एशिया के मैप पे हम देखें तो भारत इंडोचीन प्रायद्वीपीय पठारी भाग तथा अरब पठारी भाग के मध्य में स्थित प्रायद्वीपीय पठारी भाग भारत का मौजूद है। भारत के अंतर्गत सबसे इन का अगर विकास की अगर हम बात करते हैं, इनकी अगर हम स्तर के किस तरह से इनका विकास हुआ तो अगर उसकी हम चर्चाएं करते हैं तो भारत के स्थलीय भाग का विकास में सर्वप्रथम हमने पाया कि दो प्रमुख सिद्धांत जो इसके निर्माण में काम आते हैं। एक सिद्धांत है आपका विवर्तनिक सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत आपका जो है आपका भूसन्नति का सिद्धांत। भूसन्नति के सिद्धांत को कोबर महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भूसन्नति के सिद्धांत के आधार पर पर्वतों का निर्माण बताया गया है। भूसन्नतियों को पर्वतों का पालने की संज्ञा कोबर महोदय के द्वारा दी गई है।
साथ ही साथ में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो हैरी हेस मॉर्गन साहब ने प्रस्तुत किया, उन्होंने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के आधार पर पर्वतों के निर्माण की बातें बताई हैं। भारत का उत्तरी हिमालय एक नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला मौजूद है। तो भारत के अंतर्गत ही प्राचीन फलित जो श्रृंखला है अरावली पर्वतमाला मौजूद है। अतः भारत के अंतर्गत प्राचीन अर्थात पूर्व कैम्बियन काल की पर्वतमालाएं भी स्थित हैं तथा नवीन और नूतन पर्वत श्रेणी या पर्वतमाला हिमालय फोल्डेड माउंटेन भी मौजूद है। अतः भारत के अंतर्गत अगर हम भूगर्भिक दशाओं को अगर देखते हैं तो भारत की भूगर्भ में जो निर्मित जो चट्टानों का जो निर्माण हुआ है, जिनके अंतर्गत सबसे पहले आर्कियन प्रकार की चट्टानें, आर्कियन प्रकार की चट्टानों के अंतर्गत पूर्व कैम्बियन काल तथा कैम्बियन काल की चट्टानें मौजूद हैं। इसके अलावा भारत के अंतर्गत प्रमुख चट्टानों के विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ धारवाड़ कालक्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इन चट्टानों के अंतर्गत जो है रूपांतरण हो गया है और ये चट्टानें रूपांतरित होकर ग्रेनाइट के अंतर्गत, नीस के अंतर्गत, स्लेट के अंतर्गत परिवर्तित हो गई हैं। तो भारत के अंतर्गत आर्किनियन प्रकार की चट्टानें, धारवाड़ कालक्रम की चट्टानें, कुडप्पा कालक्रम की चट्टानें, कुडप्पा कालक्रम के बाद में विंध्यन प्रकार की चट्टानें, विंध्यन के बाद में प्रायद्वीपीय जो प्रदेश है जिसमें ढक्कणीय क्रम की चट्टानें या टर्सरी प्रकार की चट्टानें, यहाँ भारत के अंतर्गत इस प्रकार की जो हैं कालक्रमों के अनुसार विभिन्न चट्टानें पाई जाती हैं। तो भारत का अगर हम भूगर्भिक संरचना की अगर हम बात करते हैं तो भारत की भूगर्भिक संरचना प्राचीन काल से लेके नवीन या नूतन पर्वतमालाओं का विस्तार यहाँ इसकी जो है स्थल पर देखने को मिलता है। विभिन्न समय अवधियों के अंतर्गत जैसे कैम्बियन काल के पर्वतों के निर्माण, उसके बाद में कैलोडियन पर्वत निर्माण, उसके बाद में हर्सिनियन कालक्रम के पर्वतों का निर्माण और उसके बाद में अंत एल्पाइन पर्वतों के निर्माण की अगर हम घटनाओं को देखते हैं तो भारत के अंतर्गत इन सभी पर्वत श्रेणियों के निर्माण के समय अवधि के पर्वत यहाँ पाए जाते हैं। भारत के अंतर्गत भूगर्भिक दशा के बाद भारत का अगर हम भौगोलिक वर्गीकरण करते हैं तो भारत का भौगोलिक जो वर्गीकरण है उस भौगोलिक वर्गीकरण के अंतर्गत हमारे सामने ये 5 या कह सकते हैं कि ये हमारे सामने ये 4 बड़े प्रदेश मौजूद हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो प्रदेश है वो आपका अगर हम भारत के भौतिक प्रदेशों की अगर हम बात करते हैं, भौतिक या भौगोलिक प्रदेशों की अगर हम बात करते हैं तो भारत के भौतिक या भौगोलिक जो प्रदेश हैं इसके 4 भौतिक या भौगोलिक प्रदेश बनाए गए हैं। नंबर 1 उत्तर का हिमालय पर्वत क्षेत्र। नंबर 2 मैदानी क्षेत्र और नंबर 3 पठारी क्षेत्र। नंबर 4 तटीय एवं द्वीप समूह क्षेत्र। भारत के अंतर्गत 4 बड़े भौगोलिक प्रदेश या भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया गया है। किन्हीं किन्हीं पुस्तकों के अंतर्गत इन 4 प्रदेशों के अलावा
पांचवा प्रदेश जिसको हमने मरुस्थलीय या रेतीले प्रदेश के अंतर्गत रखा है वो भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। यानी मैदानी भाग को उसने दो भागों में बांट दिया है। मुख्यतः इसके भारत के भौतिक प्रदेशों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक पर्वतीय क्षेत्र मौजूद है, दूसरा मैदानी क्षेत्र मौजूद है, तीसरा पठारीय क्षेत्र मौजूद है और चौथा तटीय तथा द्वीप समूह क्षेत्र मौजूद है। अतः भारत के अंतर्गत ये भौगोलिक स्थिति के अनुसार ये चार बड़े प्रदेश भारत के अंतर्गत अवस्थित हैं या स्थित हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा जो विस्तारित जो भाग है भारत के क्षेत्रफल का, उसमें सबसे ज़्यादा भाग पठारी भाग का है, पठारी क्षेत्र का है, जिसे हम दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के नाम से जानते हैं, जिसे हम दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के नाम से जानते हैं। इसका विस्तार भारत की भूमि पे सबसे ज़्यादा है। भारत के अंतर्गत दूसरा जो विस्तारित जो भाग है वो हमारा पर्वतीय क्षेत्र का है, फिर मैदानी क्षेत्र का है, फिर उसके बाद में तटीय क्षेत्र का है। तो भारत के अंतर्गत चार बड़े भौगोलिक प्रदेश या भौतिक प्रदेश जिनके अंतर्गत भारत जो है बटा हुआ है। किन्हीं किन्हीं पुस्तकों के अंतर्गत इन चार भौगोलिक प्रदेशों को 5 भागों में बांटा गया है। इन 5 भागों में से मैंने आपको बताया कि जो मैदानी जो क्षेत्र हैं, जो हमारा मध्य का मैदानी जो भाग है, इस मैदानी भाग को ही किसी किसी पुस्तक के अंतर्गत रेतीले मैदान के रूप में भी अलग से विभाजित करके बताया गया है। इन चारों बड़े प्रदेशों के अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल जो हमारे भारत के स्थल भाग पर फैला हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा पठारी क्षेत्र मौजूद है। इस पठारी भाग की अगर हम बात करें तो भारत की अगर हम स्थलाकृति के बारे में अगर हम देखें तो भारत के अंतर्गत भारत के पठारों का जो निर्माण हुआ था, उन पठारों की स्थितियों का निर्माण किस कालक्रम से भारत के अंतर्गत पठारों का विकास हुआ, ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, इसके अंतर्गत हम बहुत सारे पठारों का वर्णन करते हैं। यह भारत के दक्षिण के अंतर्गत स्थित एक त्रिभुजाकार पठारी प्रदेश है। इस पठारी प्रदेश के अंतर्गत अनेक पठार स्थित हैं। इन पठारी प्रदेशों के अंतर्गत जैसे आपका मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार है, छोटे नागपुर का पठार है, मेघालय का पठार है, दक्कन का पठार है। इस तरह से इस पठारों का अलग अलग विभाजन जो है हम इस भारत के स्थलीय भाग के अंतर्गत देखते हैं, पठारी भाग के अंतर्गत देखते हैं। इन पठारी भागों का जो निर्माण हुआ है, ये पठारी भागों का निर्माण अगर हम भारत की स्थिति को देखें तो भारत जो है गोंडवाना काल खंड का या गोंडवाना भाग माना जाता है। उस गोंडवाना भाग के किस तरह से भारत का जो है भारतीय प्लेट विवर्तनिक के दौरान एक आगे जो प्लेट से टकराई और तब जाके जो विवर्तनिक क्रियाएं हुई, तब जाके इनमें इन पर्वतों का निर्माण और इन पठारों का निर्माण हुआ। ये हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत इसका हम अध्ययन करेंगे। तो इससे हम इस बात से परिचित हैं कि भारत के अंतर्गत पर्वतों की या पठारों की जो विवर्तनिकी है वो हमारे यहाँ की भूगर्भिक दशाओं से जुड़ी हुई है। और भारत के अंतर्गत प्राचीन काल से के अरावली पर्वत मालाएं तथा नवीनतम हिमालय पर्वत मौजूद हैं। इस भौगोलिक प्रदेशों में सबसे पहले भारत का हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, भारत के हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों का हम अगली क्लास में आपके सामने इन भौगोलिक प्रदेशों का वर्णन करेंगे। आज हमने आपको भारत के प्रमुख 4 भौगोलिक प्रदेशों का जो है विस्तार से अध्ययन कराया है।